इसके लिए ये इसका क्या प्रिंसिपल है? इन दिस एक्सपेरिमेंट ए मेटल बॉडी इज रोटेटेड एंड हीटेड बाय द फ्रिक्शन ड्यू टू ए टेंस्ड बैंड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। ये एक टेंस्ड बैंड है और सिंथेटिक मटेरियल का, उसकी वजह से फ्रिक्शन होगी। द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट फॉर प्रॉब्लम वन इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द डिफाइंड मैकेनिकल वर्क। और हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एक प्रॉब्लम के लिए डिटरमिन करेंगे फॉर द डिफाइंड मैकेनिकल वर्क, एक डिफाइंड मैकेनिकल वर्क के लिए फॉर फ्रॉम द एनर्जी थर्मल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हम क्या करेंगे, मैकेनिकल वर्क एक डिफाइन होगा जिससे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, वो डिड्यूस करेंगे फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो कि इंक्रीज हुआ टेम्परेचर में उससे। अज्यूमिंग द इक्विवेलेंस ऑफ मैकेनिकल वर्क, अज्यूम करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड हीट। द स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड ब्रास इज डिटरमिन्ड। जो स्पेसिफिक हीट है थर्मल कैपेसिटी की एल्यूमिनियम की और ब्रास की, वो डिटरमिन्ड होगी। ये इसका कुछ प्रिंसिपल है और ये अपरेटस है। ये अपरेटस आप देख रहे हैं क्लास, ये देख रहे हैं अपरेटस। यस सर। ये एक स्ट्रिंग है, उसके साथ ये मास हैंग किया हुआ है। ये एक मास है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ये ऊपर उसका मेटल है जो अब बैंड आपको कहा है। ये उसकी रोटेशंस देने के लिए एक हैंडल टाइप है जो ये इस पुलिस पे रोटेट होगा और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ये इसका क्लैंपिंग का यूनिट है। ये डिफरेंट मटेरियल्स के आपकी पुलीज हैं जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगी। ये ब्रास की है, ये एल्यूमिनियम की है, ठीक है। और ये मास है जो हैंग करना है, और ये स्टॉप वॉच है, और ये वही बैंड है। ये अलग से असम्बलिंग रखी हुई है और ये इसे इसे असम्बल किया गया है, ठीक है। क्लास क्लियर है? ये ऑपरेटर्स, यस सर। ये इक्विपमेंट दिए हुए हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट है, ठीक है। आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एप्लीकेशन है, फ्रिक्शन सिलेंडर है, उसका मास दिया हुआ है। फ्रिक्शन सिलेंडर एल्यूमिनियम है, उसका मास दिया हुआ है। सपोर्ट रॉड है या स्टेनलेस स्टील है, उसकी लेंथ और डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। राइट एंगल क्लैंप एक्सपर्ट है। स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस 100 न्यूटन, 10 न्यूटन। स्टॉप वॉच या डिजिटल वॉच है जो कि 1/100 सेकेंड उसकी। बेंच क्लैंप है, यूनिवर्सल क्लैंप जॉइंट है। कमर्शियल वेट्स हैं 1000 ग्राम और 2000 ग्राम के। यूनिवर्सल बैलेंस है, ठीक है। लेकिन इधर हमें मास ग्राम्स में दिया हुआ है, लेकिन जो हमारा ऑपरेटर्स लैब में पड़ा हुआ है उस लैब में वो न्यूटन में है, यानी कि वो ऑलरेडी उसे कन्वर्ट किया हुआ है फोर्स में, मास को। अच्छा, इसमें हमने क्या करना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है इस एक्सपेरिमेंट पे, डिटर्मिन करना है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और डिटर्मिन करनी है स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड ब्रास, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी हमने पढ़ा था ना, स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी सी, वो एल्यूमिनियम और ब्रास की हमने फाइंड आउट करनी है। ये सेटअप है और इसका प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज शोन इन फिगर 1। जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी फिगर दिखाई है वो सेटअप कुछ सेट करने का वही मेथड है। टू स्टार्ट विद द फ्रिक्शन सिलेंडर, फ्रिक्शन सिलेंडर से स्टार्ट करें, एंड द क्रैंक हैंडल आर फिक्स टू द रोटेटिंग बेयरिंग, और एक रोटेटिंग बेयरिंग के साथ क्रैंक हैंडल अटैच कर देना है। एंड द बेस प्लेट इज क्लैंप्ड, और बेस प्लेट क्लैंप कर देनी है वेरी फर्मली टू द टेबल, जो बेस विद द स्क्रू क्लैंप्स की हेल्प से टेबल के साथ बेस प्लेट को क्लैंप कर देना है, ठीक है। फेलियर टू डू सो मे काज टिल्टिंग ऑफ द बेस प्लेट ड्यूरिंग क्रैंकिंग। अगर हम ये नहीं करेंगे, इसका फेलियर से क्या होगा, टिल्ट हो जाएगी, बेंट हो जाएगी बेस प्लेट ड्यूरिंग क्रैंकिंग। क्रैंकिंग क्या है, जो हम टर्न्स दे रहे हैं, विच इन टर्न में काज द थर्मोमीटर इंड्यूस्ड इनटू द बोर होल टू ब्रेक। और जो थर्मोमीटर है वो इंड्यूस जो किया हुआ है वो बोर होल को ब्रेक कर देगा। द फ्रिक्शन बैंड फासन टू द डायनामोमीटर, जो फ्रिक्शन बैंड है वो फासन करना है डायनामोमीटर इज लेट 2.5 टाइम्स अराउंड द फ्रिक्शन सिलेंडर। वो फ्रिक्शन सिलेंडर से 2.5 टाइम्स अराउंड करना है हमने फ्रिक्शन सिलेंडर के डायनामोमीटर को फासन, सो दैट द डायनामोमीटर इज रिलीव्ड व्हेन द क्रैंक इज टर्न्ड क्लॉकवाइज।
हमने जो डायनामोमीटर है उसे रिलीव कर देना व्हेन द क्लॉक क्रैंक, जो हमारी क्रैंक है वो टर्न्ड हो क्लॉकवाइज। द 2 kg वेट इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द फ्रिक्शन बैंड। जो फ्रिक्शन बैंड है उसके लोअर एंड से 2 kg वेट हमने अटैच करना है। टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर इज हेल्ड विद द यूनिवर्सल क्लैंप। एक यूनिवर्सल क्लैंप के साथ हमने टेम्परेचर मेजर करना है थर्मोमीटर की हेल्प से, एंड केयरफुली इंट्रोड्यूस इनटू द बोर होल ऑफ द फ्रिक्शन सिलेंडर। और इसे इंट्रोड्यूस करना है जो बोर होल है फ्रिक्शन सिलेंडर का उसके अंदर। द थर्मोमीटर एंड द बोर होल, थर्मोमीटर और बोर होल है जो सिलेंडर का मस्ट बी केयरफुली अलाइंड, वो केयरफुली अलाइंड होना चाहिए। सो द थर्मोमीटर विल नॉट डैमेज वाइल द सिलेंडर इज रोटेटिंग। उसको इस तरह से अलाइन करना है कि थर्मोमीटर जो है वो डैमेज ना हो जब सिलेंडर रोटेट करे। टू इम्प्रूव थर्मल कंडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए द बोर होल इज फिल्ड विद हीट कंडक्टिंग पेस्ट। जो हमारा थर्मल कंटेक्ट है उसे इम्प्रूव करने के लिए जो बोर का होल है सिलेंडर का उससे फिल्ड कर लेना है हीट कंडक्टिंग पेस्ट से, जिससे हीट पास करे, कंडक्ट करे। वेट द फ्रिक्शन सिलेंडर एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो फ्रिक्शन सिलेंडर है उसका वेट कर लेना है बिगिनिंग पे कि कितना वेट है। एट द बिगिनिंग मेजरमेंट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एवरी 30 सेकेंड्स ड्यूरिंग 4 मिनट्स। स्टार्ट में आपने बिगनिंग में टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करना है हर 30 सेकेंड्स का ड्यूरिंग 4 मिनट, 4 मिनट के लिए। आफ्टर दिस द क्रैंक हैंडल इज टर्न ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद क्रैंक के हैंडल जो है उसे हमने टर्न करना है और सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि कुछ टर्न्स उसके घुमाने हैं, फॉर एग्जांपल 200 टाइम्स, कि तो एज फास्ट एंड रेगुलरली एज पॉसिबल, तेज और रेगुलरली जितना आप कर सकते हैं पॉसिबल है। सिमिलटेनियसली द फोर्स एफ डी एक्टिंग ऑन द सस्पेंशन इज डिटरमाइन विद द डायनामोमीटर। इसी के साथ आप फोर्स एफ डी जिसको नाम दिया है सस्पेंशन पे एक्ट कर रही है वो डिटरमाइन हो जाएगी विद द डायनामोमीटर, डायनामोमीटर की हेल्प से। सब्सिक्वेंटली द कॉन्टिन्यूस टेम्परेचर डिक्रीज इज नोटेड। और साथ साथ में कॉन्टिन्यूस टेम्परेचर डिक्रीज है वो भी नोट हो जाएगा ऑन द इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड्स, हर 30 सेकेंड्स के इंटरवल पे। The second part of experiment is carried out similarly in order to measure the thermal capacity of an aluminium cylinder. जो second part है experiment का वो भी carry out करना है similarly in order to measure the thermal capacity of aluminium cylinder. थर्मल कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए एल्यूमिनियम सिलेंडर एंड डेट ऑफ ब्रास सिलेंडर और ब्रास सिलेंडर की हुज मास इज डबल, जिसका मास डबल है द मास ऑफ एल्यूमिनियम सिलेंडर। जो एल्यूमिनियम ब्रास का सिलेंडर है उससे ब्रास सिलेंडर का मास जो है वो डबल है। Before starting the experiment, the friction cylinder and the friction band should be whipped with a dry cloth to rid them from a metallic abrasion dust. जो फ्रिक्शन सिलेंडर है और फ्रिक्शन बैंड है उसको हमने साफ कर लेना है एक ड्राई क्लॉथ से, उस इससे बचने के लिए कि मेटेलिक जो अब्रेशन है डस्ट है उससे बचा जाए व्हेन यूजिंग द एल्यूमिनियम सिलेंडर। और जब एल्यूमिनियम सिलेंडर यूज़ करना है फ्रिक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 न्यूटन। जो फ्रिक्शन है उसे 10 न्यूटन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने देना। फॉर दिस द 1 kg वेट इज़ यूज। इसके लिए हमने 1 kg का वेट यूज़ करना है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्वेयर एब्रेशन के, जो एब्रेशन है वो स्वेयर ना हो एंड द स्वाइलिंग ऑफ द फ्रिक्शन बैंड, और फ्रिक्शन बैंड की स्वाइलिंग ना हो। द स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ क्रैंक रोटेशन। जो स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी है सिलेंडर की वो कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ क्रैंक रोटेशन से, एन से। The mean force at the dynamometer is Fd and increase in temperature is delta T. थ्योरी एंड एवेल्युएशन, इसके बाद इसकी कैलकुलेशंस है कि कैलकुलेशंस किस तरह से करनी है। क्लास यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लास किसी का क्वेश्चन तो नहीं है कुछ? No, sir. क्लियर है सबको? चलें। Yes, sir. For a long time it was debated as to whether the heat of a system which used to be defined in terms its temperature was a form of energy or an independent magnitude which is conserved। ये लंबे टाइम से डिबेट है कि जो हीट है सिस्टम की वो यूज़ जो होती है वो डिफाइन की जाती है टेम्परेचर के टर्म में या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, या ये कोई एक आज़ादाना मैग्नीट्यूड है, कोई अलग से मैग्नीट्यूड है जो कि कंजर्व होता है।
ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ था जो 19th सेंचुरी का, इट वाज प्रूवन दैट मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन की वजह से की वजह से कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है हीट में। इंडिपेंडेंटली द कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जो कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है एंड ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल यूज, ये फ्रिक्शन कम्प्लीटली होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे, फिजिकल पे और केमिकल करेक्टरिस्टिक पे के मटेरियल का यूज हुआ है जो। हीट वाज अकॉर्डिंगली डिफाइंड एज ऑफ एनर्जी डिसऑर्गेनाइज्ड माइक्रोस्कोपली इनविजिबल molecular movement. The quotation between the lies mechanical work delta W and quantity of heat delta Q generated through friction is called the mechanical equivalent of heat. जो हम वर्क परफॉर्म करते हैं और जो हीट होती है क्वांटिटी की, वो फ्रिक्शन जो कि जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, उसे हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट में मैकेनिकल वर्क इज परफॉर्म बाय रोटेटिंग द फ्रिक्शन सिलेंडर। मैकेनिकल वर्क परफॉर्म हो रहा है रोटेट करके फ्रिक्शन सिलेंडर को अगेंस्ट अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ आर के अगेंस्ट वर्क करके, ऑफ द सिंथेटिक फ्रिक्शन बैंड, जो कि सिंथेटिक फ्रिक्शन पार्क है। एज वेट एम, जो वेट एम है शोन किया था फिगर में 2 में, इज नॉट एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेट नहीं होगा व्हेन द क्रैंक इज रोटेटेड, जब क्रैंक रोटेट होगी। वेट एफ जी इज इक्वल टू एम जी मास इनटू ग्रेविटी, तो वो 49 न्यूटन होगा। मास क्या है, एम मास ऑफ द वेट, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑन वन साइड, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ आर एक्टिंग टू together with the force Fd on the suspension on the other side must cancel each other। जो कि फोर्स है ड्रैग की वजह से, जो फोर्स है आपकी डायनामोमीटर की वजह से सस्पेंशन की, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स है एफ आर, ये आपस में क्या होंगी, अपोज करेंगी, कैंसल आउट करेंगी इफेक्ट को। तो इसके लिए रिलेशनशिप क्या बना है, एफ आर इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ डी। ये इस फिगर से आपको शो हो रहा होगा। आपको पता है जो मास है, मास की वजह से जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी एफ जी, ठीक है। और एफ आर क्या होगी, उसके रिजल्टेंट जो आपका बैंड है उससे अपोज कर रही होगी, उसके इक्विवेलेंट होगी। और एक फोर्स डायनामोमीटर की है जो कि वो भी ऑपोजिट में होगी, कैंसल आउट करेगी इफेक्ट। तो एफ जी इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ आर आएगा इसका। एफ जी इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ आर। तो एफ आर जब आपने फाइंड आउट करना है तो एफ जी माइनस एफ डी लिखेंगे। इसी तरह से स्टैट की इक्वेशन से याद है बच्चे? जी सर। स्टैट की इक्वेशन से याद है आप लोगों को? इंजीनियरिंग स्टैट्स पढ़ी थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में? यस यस सर। भूल गए हैं मेरे ख्याल में। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ इधर अभी। वो क्या होती थी, ये डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस के समेशन के, इसी तरह से था ना, यही था। यस सर। क्लियर हुआ है ये वाली इक्वेशन? ठीक है। हमने ऊपर क्या निकालना था अभी लास्ट पे, मैंने आपको क्या बताया, ये देखें एफ आर फाइंड आउट करना है ना, तो एफ आर क्या होगा, एफ आर इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ डी होगा जो ना, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। यही है ना, जब आपने एफ आर निकालना होगा ये क्या होगा, माइनस एफ डी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। जी क्लास। अभी आगे जो फ्रिक्शन वर्क है डब्ल्यू, वो डिटरमाइन करना है फ्रॉम द फ्रिक्शन पाथ ऑफ 2 पाई आर एन। फ्रिक्शन पाथ के लिए आप क्या करेंगे, आपको फोर्स पता है, फोर्स को आप क्या करेंगे, उसकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे। वर्क कैसे परफॉर्म होता है, वर्क क्या होता है बताएं मुझे, वर्क के रिलेशनशिप से पता है आपको किसी को? सही है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर क्या आएगी, एफ डॉट डी।
डी क्या होगा, डी इधर रोटेशनल वर्क हो रहा है ना, इसी तरह से रोटेशनल वर्क हो रहा था ना, जो नंबर ऑफ क्रैंक्स Yes. को हम मूव कर रहे थे, तो वो रोटेशनल वर्क कैसे आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, 2 पाई आर एन, इसी तरह से 2 पाई आर एन क्या होता Yes. है, आर आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम 2 पाई आर एन लिख सकते हैं इधर डिस्प्लेसमेंट की जगह 2 पाई आर एन, और एफ आर है Yes, sir. जो आपकी फोर्स कौन सी है, एफ आर है, वही है ना फोर्स रेजिस्ट कर रही है जो, ये एफ आर, तो एफ आर को हम क्या लिख सकते थे, एफ जी माइनस एफ जी, तो आपका वर्क क्या आएगा, फ्रिक्शनल वर्क जो आपने फाइंड आउट किया है वो ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और जो सिंथेटिक ब्लैंड Yes, sir. सिंथेटिक बैंड स्लाइड ओवर कर रहा है सिलेंडर के, ए लार्ज पोर्शन ऑफ मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू डेल्टा क्यू थ्रू इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्रिक्शन मटेरियल, जो फ्रिक्शन मटेरियल है उसकी इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी की वजह से डिफॉर्मेशन ना हो, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर टी ऑफ द फ्रिक्शन सिलेंडर इंक्रीजेस बाय टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, तो हीट क्या होगी, सी ऑफ टोटल, सी ऑफ टोटल क्या है बताएं बच्चे, ये टोटल थर्मल कैपेसिटी है ऑफ अ हीटेड पार्ट, जो थर्मल कैपेसिटी है उस हीटेड पार्ट की इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यही था ना, सी क्या था, स्पेसिफिक हीट थी, थर्मल कैपेसिटी थी, यही थी ना, उसको जब हम चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा आपका, चेंज इन हीट आ जाएगा, तो इक्वेशन 3 को हमने क्या लिखा, डेल्टा की इज इक्वल टू सी टोटल इनटू डेल्टा टी, C total is the thermal capacity of the heated part. It is the sum of thermal capacity of the friction cylinder m or mass into specific heat of thermal capacities. अभी इधर उसने कॉपर जिंक का किया था तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है 0.385, उसका क्या मास होगा उससे हम सी सिलेंडर निकाल लेंगे, तो इसके में क्या है, सी सिलेंडर इज इक्वल टू सी डॉट एम ऑफ द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द फ्रिक्शन बैंड, सी बैंड इज इक्वल टू 4 जूल पर केल्विन एंड द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द थर्मोमीटर इज 4 जूल पर केल्विन, इफ द मास ऑफ द फ्रिक्शन सिलेंडर इज 640 ग्राम, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल, तो टोटल अमाउंट जो हमने निकालनी है, टोटल अमाउंट्स निकालनी है, सबकी स्पेसिफिक हीट निकालेंगे ना, सबकी थर्मल कैपेसिटी निकालेंगे, सी टोटल कैसे आएगा, सी सिलेंडर लेंगे, सी बैंड लेंगे और सी थर्मोमीटर लेंगे, बैंड की हमें गिवन है, थर्मोमीटर की गिवन है, टोटल किस तरह से आएगी, सी टोटल आएगी आपकी सी सिलेंडर प्लस सी बैंड प्लस सी थर्मल, तो सिलेंडर की थर्मल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, ये वाला सी यूज करते हुए उसका मास कितना है उससे मल्टीप्लाई करके, तो ये वाला रिलेशनशिप को आप यूज करेंगे तो आपके पास टोटल सी कैलकुलेट आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लास क्लियर है यहाँ तक, क्लास आप लोगों की इसके बाद क्लास तो नहीं है नेक्स्ट 9:40 से ऑनवर्ड, Yes, sir. Egg. 10:30 बच्चे आवाज डिस्टॉर्शन है, क्लियर बोलें जरा, IS की 10:30 से होगी। 10:30 से है ना, ठीक है बच्चे, ये 254 जूल पर केल्विन आ जाएगा आपका टोटल सिलेंडर का, वो कैसे आएगा, सी बैंड प्लस सी थर्मल प्लस सी सिलेंडर, सी सिलेंडर के लिए आपको मास दिया हुआ है और आपको सी की वैल्यू भी गिवन है 0.385, ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो क्या आती है, कैलकुलेटर है ना आपके पास, बताएंगे, the thermal capacity of the insulated bearing and the heated conducting paste were neglected, जो हमने थर्मल कैपेसिटी के लिए इंसुलेटेड बेयरिंग लिया और हीट कैपेसिटी लिया कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, उसे हमने इग्नोर करना है, ठीक है, फिगर 3 डिस्प्लेज टेम्परेचर, आगे फिगर 3 है वो डिस्प्लेस कर रही है टेम्परेचर डायग्राम फॉर एन एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट, द शेप ऑफ द ग्राफ मेक्स इट क्लियर, और वो इसे क्लियर कर रहा है, दैट द थर्मल एनर्जी इज कंटिन्यूसली गिवन ऑफ
टू द एनवायरनमेंट कि थर्मल एनर्जी कंटिन्यूसली गिवन ऑफ कर रही है एनवायरनमेंट में व्हाइल द क्रैंक इज बीइंग टर्न, जैसे ही क्रैंक टर्न हो रही है। हेंस टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इज डिटरमिन्ड एज इट जनरली डन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। और जो हम डेल्टा टी फाइंड आउट करते हैं वो स्पेसिफिक हीट को जनरली डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। मोमेंट्री टेम्परेचर कंपनसेट इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड थ्रू द प्रोलगेशन ऑफ बोथ स्ट्रेट और ग्राफ्स ब्रांचेस इफ पैरेलल लाइन इन टेम्परेचर एक्सिस इज drawn in such a way that two equal surfaces A1 and A2 are formed. The difference of the ordinates of the point of intersection of the two straight line is the delta temperature stored out. ये देखें उसने क्या किया है, ये टेम्परेचर आपका चल रहा था y एक्सिस पे और a एक्सिस पे आपका प्लॉट हो रहा था टाइम पर सेकेंड्स, ठीक है। इसमें उसने क्या किया, एक ये प्लॉट कर दी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उससे ये कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो सेपरेट कर रही है, ये वाली लाइन है ग्राफ की, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपर एरिया को और लोअर एरिया को, जो कि आपको ये पिछली सारे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। इसे रीड आउट कर लीजिएगा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। The cylinder is cooled mainly due to convection. Cylinder cool हो जाता है due to convection. In this case, we can use Newton law of cooling as a good experimentation or approximation. Good approximation के लिए Newton law of cooling use करते हैं। Newton law of cooling क्या है? The rate of heat loss of a body is proportional to difference in temperature between the body and its surrounding. जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस में टेम्परेचर ऑफ बॉडी के, जिस टेम्परेचर ऑफ बॉडी को अंडर कंसिडरेशन है, और जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है उसका। इन दिस अप्रोक्सीमेशन द टेम्परेचर डिफरेंस इन फिगर 3 correspond to a heat loss rate. First derivate of total heat amount with the integral temperature difference thus equals the total amount of loss heat, which graphically correspond to the area confined under the temperature curve, जो confined कर रहे हैं under temperature curve को। There are two curves in figure 3. ये अभी जो आपको ग्राफ शो किया है उसे figure 3 कह रहे हैं। The first one real experiment correspond to the mechanical work slowly transform into heat, कि slowly transform हो रहा है heat में। Second curve imaginary experiment show instantaneous transfer, जो कि बहुत ही लम्हे में होता है, जल्द ही होता है। In both experiments of the cylinder has the same amount of heat in the beginning of the experiment. ये बोथ एक्सपेरिमेंट सिलेंडर के जो अमाउंट है ऑफ हीट है वो बिगिनिंग में एक्सपेरिमेंट की होती है, और आफ्टर हीटिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, और आफ्टर हीटिंग ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। मैकेनिकल वर्क इज सेम फॉर बोथ कर्व्स, मैकेनिकल जो वर्क है वो सेम होता है फॉर बोथ कर्व्स। थस द अमाउंट ऑफ लॉस हीट एंड एरिया अंडर कर्व्स ड्यू टू कन्वेक्शन मस्ट बी सेम फॉर बोथ कर्व्स। तो अमाउंट ऑफ लॉस हीट ड्यू टू कन्वेक्शन मस्ट बी सेम फॉर बोथ कर्व्स, वो दोनों कर्व्स के लिए सेम होना चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ A1 is equal to A2 which uniquely defines the position of the vertical line instantaneous process in figure 3. A cooling process can be approximated with straight line of for short time interval. In case of measurement example where the residual load on the dynamometer is 3 Newton. अच्छा, ये जो आपको वैल्यूज नहीं है ये अज्यूम भी कर रहा है, कुछ पैरामीटर्स को अज्यूम कर रहा है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस तो नहीं अभी कर रहे ना। तो इसमें वो क्या कह रहा है, एग्जांपल लेते हैं कि एक रेजिडुअल लोड है, उसका डायनामोमीटर फोर्स जो है वो 3 न्यूटन है। वर्क आफ्टर 200 रोटेशन, जो कि वर्क रोटेशन के 200 रोटेशंस के बाद फ्रिक्शन सिलेंडर अमाउंट कर रहा है वो डेल्टा डब्ल्यू 1301 जाउल है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3, अभी जो हमने पीछे इक्वेशन 3 पढ़ी थी वो रिजल्ट कर रही है कि टेम्परेचर जो इंक्रीज है फ्रिक्शन सिलेंडर में उससे डेल्टा टी 5.1 केल्विन है, प्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, जो कि थर्मल एनर्जी हमें प्रोड्यूस कर रहा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1296 जाउल। इफ द मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट इज कैलकुलेटेड, अगर मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें और कोटेशन 1.003 अमाउंट्स टू 1 विद इन द लिमिट ऑफ मेजरमेंट एरर एज हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, the total amount of mechanical energy must be transformed into an equal amount of energy according to law of conservation of energy. In fact, the mechanical heat has formed, यानी कि अगर इनकी रेशियो फाइंड आउट करें और वो 1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहे, जैसे 1.003 है, यानी कि एक्सेप्टेबल एरर हो, तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर रहा है और इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। Similarly, experiments in which electrical energy is converted to thermal energy, इसी तरह से एक्सपेरिमेंट है जिनमें थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, शो द कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ हीट
डेल्टा डब्ल्यू वर्क जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ और हीट जो ट्रांसफर हुई आल्सो अमाउंट टू 1, वो भी रेशियो 1 ही होती है। दीज रिजल्ट्स आर कॉम्प्रिहेंसिवली समराइज्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में को समराइज करते हैं। अच्छा क्लास, ये क्लास आता है मैंने Yes, sir. ये वाली लाइन पे थे, इक्वेशन 6 तक कर लिया था ना। Yes, sir. अच्छा, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स का भी वही सेम तरीका है कि चेंज इन वर्क परफॉर्म रेशियो ऑफ द वर्क परफॉर्म टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर आल्सो इक्वल्स टू 1 विद इन रेंज ऑफ 1 विद इन द एक्सेप्टेबल एरर। अगर हो तो उसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। The change of internal energy delta U is of system is equal to amount of heat energy and the amount of work done supplied from outside independently of the supply process। ये इक्वेशन है, ये आपने पढ़ी हुई है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन वर्क परफॉर्म प्लस चेंज इन हीट ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। If inversely equation 6 is assumed delta W is equal to delta Q, the specific thermal capacity can be determined with this equipment. If equation 3 and 5 are transformed according to the thermal capacity of the friction cylinder, the following result is obtained। उसको हम इस तरह से लेंगे कि जो C स्पेसिफिक हीट है उसको हमने मास अगर इस तरह से किया था तो उसको क्या होगा। ये इक्वेशंस को यूज करते हुए आपने ये वाली इक्वेशन लिख लेनी है जो इक्वेशन 8 है आपकी। ये वाली इक्वेशन 8 बनेगी। ये कैसे बनेगी, इक्वेशन 6 से अज्यूम करना है कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू है थर्मल कैपेसिटी को डिटरमाइन के लिए। इफ इक्वेशन 3 एंड 5 आर ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू थर्मल कैपेसिटी ऑफ द फ्रिक्शन सिलेंडर, तो वो ये बनेगी सी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी माइनस 8 जूल पर किलोग्राम। इक्वेशन 3 एंड 5 क्या थी आपकी, इक्वेशन 3 ये थी और इक्वेशन 5 आपकी ये थी। क्लियर हो गया। ये सी टोटल अब जब आप इधर पुट अप करेंगे तो ये 254 डॉट डेल्टा टी आ जाएगा। और उसी को यूज करते हुए आपने ये इक्वेशन ड्राइव की कि जो उसका रिजल्ट है वो ये ऑब्टेन करेगी। ये इक्वेशन है जो आपकी C is equal to delta W over delta T minus 8 joule per kilo। The specific thermal capacity, जो specific thermal capacity है defined as quotient between the thermal capacity of a body C and its mass। जो C thermal capacity होती है body की C की और mass उसकी ratio होती है specific thermal capacity। Is a material constant which at normal ambient room temperature and atmospheric pressure depend very little on absolute temperature, जो कि absolute temperature पे बहुत कम डिपेंड करता है। It is noted from equation 9, जो अभी equation 9 लिखी है, that the thermal capacity of a homogeneous material is strictly proportional to the mass, कि वो strictly proportion होती है mass सर के। ये माइनस 8 किधर से आ गया? बच्चे ये आप लोग एक बार रिवाइज करें, आपको पता लग जाएगा। अगर नहीं पता लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा। अभी आपने ये पूरा मैनुअल ना केयरफुली रीड करना, आपको समझ आ जाएगी कहाँ से आए। ठीक है। Is a material constant which a normal ambient room temperature, it is be noted from equation 9 that the thermal capacity of a homogeneous material is strictly proportional to mass। जो ये C है वो directly proportional to है mass। An example measurement with the rest of load, एक एग्जांपल लेने हैं मेजरमेंट की, उसमें लोड लेना है 4 न्यूटन ऑन द डायनामोमीटर। डायनामोमीटर पे 4 न्यूटन लेना है और 200 टन क्रैंक के लेने हैं। एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो 2.5 केल्विन लेना है। यील्डेड है थर्मल कैपेसिटी, जिसकी थर्मल कैपेसिटी आएगी C इज इक्वल टू 501 जूल पर केजी केल्विन। इसी तरह से ब्रास सिलेंडर लेना है, उसका 1280 ग्राम लेना है। दैट इज एक्चुअली अबाउट द twice the thermal capacity of cylinder of half of the weight, 247 joule per kg। The specific thermal capacity calculated with equation 9 is C brass। ब्रास का ये आ जाएगा नीचे वाला, और फिर मेजरमेंट एलिमेंट yielded from the following data, उसी से as compared to theoretical value of C, जो कि theoretical value है for the thermal capacity at room temperature। ये डिफरेंट
आपने टेम्परेचर से फाइंड आउट किए। ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस उसने की हुई है, उसके लिए उसने सारी एक स्टूडेंट शीट बनाई है। जिस तरह से आप लोग शीट्स नहीं बनाते, वर्क शीट्स अपनी, ये इस तरह से एक वर्क शीट बनी हुई है। समझ आ गई है बच्चे? क्लास आपको सबको समझ आया कि एक एक्चुअल में वर्कशीट है, ठीक है? तो वर्कशीट्स में आपको पता है कि सिर्फ उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स का डाटा शेयर किया है, उसका मेथड लिखा है। अब आप लोगों को ये एक बार रिवाइज करें, अगर समझ आ जाएगी ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। और अभी आपके पास एक वीडियो मैंने शेयर किया, वो भी आपने देख ली, 15 मिनट की है, वो देख के आप लोग फ्री हैं, ठीक है? क्लास क्लियर? ओके सर। ओके सर। चलें, ठीक है, क्लास एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे इसके यस सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।